मॉर्निंग स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर 13। ऑलरेडी मैंने आपको 2 लेक्चर दे दिए हैं। उसमें मैंने बेसिक्स की बात की है प्रोबेबिलिटी की, और एक मैंने कॉन्सेप्ट की बात की है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। अब मैं बात करूँगी कि चैप्टर 13 में इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, अनबायस कॉइन है आपके पास, ठीक है, अनबायस सॉरी डाई है, थ्रोन इसको क्या किया गया, हमने ट्वाइस थ्रो किया है। तो इवेंट ए है ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो एंड इवेंट बी है ऑड नंबर ऑन द सेकेंड थ्रो। तो चेक वेदर द इंडिपेंडेंस ऑफ द इवेंट्स ए एंड बी। तो ऑब्वियसली क्या है हमारे पास, अनबायस्ड डाइस थ्रोन ट्वाइस लिखा हुआ है। तो सैम्पल स्पेस में आपके पास क्या होंगे, 36 इवेंट्स होंगे, आउटकम्स होंगी 1 1 1 2 1 3 2 1 2, इस तरह से आप लिख लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या हो जाएगी, ऑड ऑन द फर्स्ट थ्रो। तो ऑड ऑन द फर्स्ट थ्रो का मतलब हमारे पास क्या, ऑड नंबर आपका फर्स्ट पे हो। तो इसमें आपके पास क्या हो जाएंगे, आपके पास 18/36 टोटल हमारे पास क्या होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब क्या है, ऑड ऑन द फर्स्ट थ्रो। तो इसमें आप गिन लेंगे कौन कौन से आपके पास बनते हैं। इसी तरह सेकंड थ्रो पे ऑड नंबर होना चाहिए, उसको बी लेट कर लिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास क्या होगी 18/36। अब सवाल पैदा होता है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है। ए इंटरसेक्शन बी का तुम्हें पता है कॉन्सेप्ट की, दोनों में कॉमन, मतलब ऑड ऑन द फर्स्ट एंड ऑड ऑन द सेकंड थ्रो। तो वो मैंने आप हाईलाइट किया हुआ यहाँ पे। 1 1 हो गया आपके पास, 1 3 1 5, फिर 3 1 हो गया, 3 3 हो गया, 3 5 हो गया, 5 1 हो गया, 5 3 हो गया, 5 5 हो गया। ये कौन से इवेंट्स हैं जो दोनों में कॉमन है, मतलब जो ए ऑड ऑन द फर्स्ट थ्रो ले लिया आपने ए, और ऑड ऑन द सेकंड थ्रो ले लिया आपने बी, तो दोनों में कॉमन हमारे पास ये 9 हो गए। तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी हो गया 9/36, दैट इज़ 1/4। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर हमारे पास दोनों की मल्टीप्लाई इंटरसेक्शन की इक्वल आ जाती है, तो वो हमारे पास क्या बन जाते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गई तो हम उसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट। ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन भी 1/4 आ गया, ए इंटू बी करा, प्रोबेबिलिटीज़ का मल्टीप्लाई 1/4, तो इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पिकअप किया है, अ बैग कंटेन 10 वाइट बॉल्स हैं, 15 ब्लैक बॉल्स हैं, 2 बॉल्स विदाउट रिप्लेसमेंट हमने ली हैं, फर्स्ट इज वाइट एंड सेकंड इज ब्लैक। ये हमारा अनसॉल्व क्वेश्चन है। एक बैग में आपके पास कितनी है, 10 वाइट हैं, 15 ब्लैक हैं। तो विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब आपको पहले से बताया हुआ है कि अगर आपने विदाउट रिप्लेसमेंट का केस होता है तो हमारे पास टोटल बॉल्स जो बैग्स में क्या होते हैं, कम हो जाती हैं। लाइक हमने फर्स्ट फाइंड कर ली तो वो हमने रिप्लेस नहीं की, कहने का मतलब है हमने बैग से बाहर निकाल दी और हमने साइड पर रख दी, मतलब बैग में वापस नहीं डाली। ठीक है। तो उसका मतलब क्या होता है कि वो टोटल बॉल्स में भी कम हो गई, और फेवरेबल केसेस जो भी होंगे उसके अकॉर्डिंग वो कम हो जाएगी। लाइक वाइट में निकाली तो वाइट कम हो गई। अब 1 इज़ वाइट, वाइट की प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास 10/25, सक्सेसिवली सॉरी विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है हमारे पास, और 2 बॉल्स फाइंड आउट की हैं। तो अगर हमने वाइट निकाल ली तो अब वाइट ही कम हुई वहाँ पे। अब सेकंड उसने बोला ब्लैक, तो ब्लैक तो हमारे पास नहीं कम हुई, ब्लैक कितनी 15, पर टोटल बॉल्स में हमारे पास कमी आ गई, तो हमारे पास 15/23। ठीक है। तो हमारे पास हो गया 10/15 इंटू 15/24, डैट इज इक्वल टू 1/4। कट वगैरह सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट ऑफ द 52 कार्ड्स। क्या क्या है, हमने 3 कार्ड्स फाइंड आउट की हैं सक्सेसिवली ड्रॉन। सक्सेसिवली का मतलब एक के बाद एक हो गया, विदाउट रिप्लेसमेंट ऑफ द 52 कार्ड्स। फर्स्ट 2 कार्ड्स आर द किंग्स एंड थर्ड ऑफ द एस। ठीक है। तो ये भी आपका आंसर क्वेश्चन है। 3 कार्ड्स आपने निकालने हैं, फर्स्ट 2 आपके किसके हैं, किंग्स के हैं, और थर्ड 1 आपका किसका है, एस का है। तो किंग कितने आपके पास होते हैं, 4, विदाउट रिप्लेसमेंट केस है आपके पास, तो 4/52। सेकंड भी किंग हुआ तो 3/51। थर्ड केस एस है, एस में तो कोई कमी नहीं आई, टोटल में कमी आई है, फेवरेबल अब आपका एस है थर्ड कार्ड के लिए, तो 4/50 सॉल्व करेंगे आपके पास ये आंसर आ जाएगा। गॉट इट। अब उसके बाद है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका जो मैंने फाइंड आउट किया है, 1 सेकेंड। अब बैग कंटेन्स ए है 6 वाइट और 7 ब्लैक बॉल्स हैं, बैग बी है 4 वाइट और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। अब ये केस क्यों डिस्कस किया है, स्पेशल केस है। एक बॉल निकाली गई है ए से, वो ट्रांसफ़र की गई ए से बी में, फिर हमने बैग बी से एक बॉल निकाल ली है, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो वाइट है। समझ आ गई बात। एक बॉल निकाल के ए में से बी में डाली है, फिर वो हमें नहीं पता कौन सी है, बट हमने जो फिर बी से निकाली है ट्रांसफ़र करने के बाद वो वाइट है। ए में कितनी बॉल्स मैंने लिख ली, बी में कौन कौन सी बॉल्स मैंने लिख ली। मान लो हमने ए से ट्रांसफ़र किया, अब ट्रांसफ़र किया तो हमने ऑब्वियसली वाइट ट्रांसफ़र की होगी, तो फर्स्ट बैग से पूरा आपने लिखना है, मैंने शॉर्टकट में किया है। वाइट बॉल की ट्रांसफरिंग केस क्या हो जाएगी, 6/13। अगर मैंने इसमें वाइट बॉल डाल दी तो वाइट बढ़ गई एक, ब्लैक तो उतनी रही। तो अब सेकंड बैग से कौन सी बॉल निकाली है, 5, तो 5। ठीक है। बॉल्स बढ़ गई 5/10। ये तो हो गया जब हमने वाइट ट्रांसफ़र की। अब हमारे पास क्या, ब्लैक बॉल ट्रांसफरिंग का। ब्लैक बॉल अगर हमने फर्स्ट बैग से निकाली तो कितनी प्रोबेबिलिटी हुई, 7/13। अब सेकंड बॉल में वाइट तो उतनी रही, ब्लैक एक बढ़ गई। ठीक है। अब हमने निकाली तो वर वाइट है ना, तो 4/10 हो गया।
अभी दोनों कैसे अलग अलग हैं, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल आंसर 29/65। एलसीएम वगैरह लेके आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है ए एंड बी थ्रू अ पेयर ऑफ डाई ऑल्टरनेटिवली टिल वन ऑफ देम गेट अस एक्स एंड विन्स द गेम, फाइंड द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ द विनिंग इफ द ए स्टार्ट फर्स्ट। क्या, जैसे हम चाइल्डहुड टाइम पे खेलते थे कि फर्स्ट थ्रो उसका होगा, हेड ऑन टेल से वॉट एवर हम जो टॉस करते थे, तो वही है कि अगर हम ए और बी ने पेयर ऑफ डाई फेंका है ऑल्टरनेटिवली, तो जब तक फेंक रहे हैं जब तक 6 नहीं मिलता, क्योंकि 6 को सक्सेस बोला गया है, जिसके पास 6 आ जाएगा वो विन कर जाएगा। पर गेम कौन स्टार्ट कर रहा है, ए स्टार्ट कर रहा है। देखिए, ए की विनिंग की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। हो सकता है ए को फर्स्ट टाइम में 6 मिल जाए, हो सकता है ए को थर्ड टाइम में, क्योंकि देखो जो स्टार्ट करेगा उसकी बारी कब आएगी, फर्स्ट टर्न पे आएगी, थर्ड टर्न पे आएगी या फिफ्थ टर्न पे आएगी। तो वही है, इसको फर्स्ट टाइम ही 6 मिल गया, 6 की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/6 होगी। ठीक है, तो फेवरेबल केस 1 हो गया, टोटल केस 6 होते हैं। हो सकता है फर्स्ट टाइम में विन कर गया, हो सकता है थर्ड टाइम में विन कर गया, हो सकता है फिफ्थ टाइम में विन कर गया। अब आप कहोगे ये 5/6 कहाँ से आए, फर्स्ट टाइम में अगर वो हार गया ना, मतलब उसको 6 नहीं मिला, तो 5/6 होगी प्रोबेबिलिटी। अब बी भी हार गया, ए जीत गया, तो हारने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 5/6 5/6 5/6 5/6, तभी 1/6 आएगा जब वो जीतेगा। ये किसकी बात हो रही है, सिर्फ ए की बात हो रही है। यहाँ पे ए ने खेला, फिर बी ने खेला, फिर ए ने खेला, यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट केस है, ये प्लस है बीच में, ए ने खेला, बी ने खेला, फिर यहाँ पे ए की टर्न, फिर यहाँ बी की टर्न, फिर यहाँ ए की टर्न, मतलब सिर्फ मैं ए की विनिंग की बात कर रही हूँ। 1/6 कॉमन आ गया, 1 + 5/6 का होल स्क्वायर, 5/6 की पावर 4 गोइंग अप टू इन्फिनिटी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे जीपी बन गई, जीपी वाला फॉर्मूला लगा देंगे, आपके पास 6/11 आंसर आ जाएगा। सेम अब वी की विनिंग की, अब बी ने कब खेला है, सेकेंड टाइम पे, क्योंकि ए ने स्टार्ट किया है, तो हो सकता है अगर ए हार गया तो बी सेकेंड टाइम पे जीत गया, गेम ख़त्म। अब उसके बाद मान लो ए भी हार गया, बी भी हार गया, फिर ए हार गया, बी फोर्थ में जीतेगा, मतलब कहने का मतलब बी की बारी कब कब आएगी, 2 पे, 4 पे या 6 पे। गेम कब रुकेगी, जब वो जीतेगा। हो सकता है वो सेकंड टाइम पे रुक जाए, हो सकता है 4 टाइम पे विन हो जाए, हो सकता है वो 6 टाइम पे विन हो जाए। तो 5/6 ए, फिर ये बी की, फिर ये की, ये फिर बी की, ये फिर ए की, ये फिर बी की। अब इसमें से 5/36 हमने क्या किया है, कॉमन ले लिया, ये 5/6 36 हो गया, यहाँ 1 आ गया, ये दोनों बाहर गए इधर, सॉरी ये दोनों बाहर गए, ये दोनों आ गए, ये दोनों बाहर गए, ये आ गया। जीपी का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे, आपके पास आ जाएगा 5/11। कौन सा फॉर्मूला लगा, इनफाइनाइट सीरीज का, a/1 - r। गॉट इट। अब है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट एक्सरसाइज मैंने डिस्कस की है कि आपके पास क्या होता है कि ए से लेके आपके पास ए एन तक मान लो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, उनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी है P1 से लेके Pn r तक मान लो चाहे। तो हमने क्या करना है, एटलीस्ट ऑफ वन ऑफ हैपनिंग ऑफ द मतलब हैपनिंग ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो अब बात समझ में आ रही है, एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक तो हो। इंडिपेंडेंट इवेंट्स आपको बता ही दिया मैंने अभी। इंडिपेंडेंट का वैसे ही मतलब क्या होता है, एक के ऊपर डिपेंड ना करना, एक के मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ना करना। तो एटलीस्ट ऑफ हैपनिंग, हमारे पास 3-4 इवेंट्स की बात होगी, तो वो बोलेगा कि एटलीस्ट कम से कम ये तो हो जाए। जैसे हम बात करते हैं एटलीस्ट मुझे इतना तो मिल ही जाए, है ना। तो उसमें क्या होता है कि 1 में से हम सभी के ना होने की माइनस कर देंगे, तो हमें हाँ की प्रोबेबिलिटी मिलेगी। क्यों, एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक तो हो, ज़्यादा भी हो सकते हैं। क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे प्रोबेबिलिटी है, किसी मैथ्स क्वेश्चन को दिया गया 3 स्टूडेंट्स को, चांसेस ऑफ सॉल्विंग है 1/2 1/3 1/4। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, 3 पार्ट दिए थे क्वेश्चन के अंदर। प्रॉब्लम इज सॉल्व, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जैसे मैंने 3 बच्चों को क्वेश्चन दे दिया कोई, मैंने बोला कि ये सॉल्व करो, तो चांसिंग सॉल्विंग की ये है, ए की, बी की और सी की। ठीक है, तो मैंने बोला कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, सॉल्व करो। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब मुझे प्रॉब्लम सॉल्व मिलनी चाहिए, चाहे वो ए करे, चाहे वो बी करे, चाहे वो सी करे, चाहे वो ए बी करे, चाहे वो ए सी करे, चाहे वो बी सी करे। ठीक है, इसी तरह चाहे वो तीनों कर दें, मतलब वही एटलीस्ट मुझे हाँ में आंसर चाहिए। तो वही 1 में से हम क्या करेंगे, वो केस माइनस कर देंगे जब वो ना होगा। ना कब होगा, जब तीनों हाथ खड़े कर देंगे कि हमसे नहीं होता। ठीक है, तो 1 में से हम तीनों के ना होने की माइनस कर देंगे। ना होने का मतलब एक ही पता है, इसके ना होने की क्या हो जाएगी 1/2, इसकी ना होने की 2/3। कैसे, 1 - 1/3 क्या होता है 2/3, 1 - 1/4 क्या होता है 3/4। तीनों के ना होने की माइनस कर देंगे, सॉल्व वगैरह करके 3/4 आ जाएगा। नेक्स्ट है ओनली वन ऑफ देम विल सॉल्व इट। ओनली वन ऑफ देम विल सॉल्व का मतलब है कि हो सकता है ए ने कर दी हो सकता है बी ने कर दी हो सकता है सी ने कर दी हो। इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। ए ने नहीं की, बी ने नहीं की, सी ने कर दी। ए ने नहीं की, सी ने नहीं की, बी ने कर दी। ए ने नहीं की, सॉरी ए ने कर दी, बी और सी ने नहीं करी। तो वही है, ए के ना होने की, बी के ना होने की, सी के होने की, प्लस ए के ना होने की, बी के होने की, सी के ना होने की। इसी तरह आगे सॉल्व करेंगे, आपके पास सॉल्व करके आ जाएगा 11/24। तो इस तरह से आपकी 13C भी मैंने डिस्कस कर दी। सारे क्वेश्चन सेम है, एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है एटलीस्ट का। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूँगी बायस के बारे में। अगर कुछ पूछना है आपने मेरे से इन दोनों एक्सरसाइज के अंदर, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।